अब धीरे धीरे अमेरिका में रियलाइजेशन हो रहा है कि यार चलो भारत गलत है, चलो रूस गलत है, चलो चाइना गलत है, पूरी दुनिया गलत थोड़ा ना हो सकती है यार। ये देश क्यों मना कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए? इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया या आकीजावा ने ठेंगा दिखा दिया, नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि देश डरे हुए हैं। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो गई। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में, वो कहता है कि रुको, हम करेंगे लेकिन अभी रुको। और उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। ट्रंप, आप जो सोच रहे हो ना कि हम इंडिया पे प्रेशर डालेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी जापान में बैठे हैं, वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। इसके बाद मोदी जी इमीडिएटली इसके बाद चाइना जा रहे हैं। अगर ब्रिक्स तुम्हारा दुश्मन है तो तुम अपने दुश्मन को मजबूत क्यों कर रहे हो? वहां पे पुतिन भी आने वाला है। ये कैसी स्ट्रेटेजी है तुम्हारी यार, कि जिसको तुम दुश्मन कह रहे हो तुमने इनको एकजुट कर दिया? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर रियोसेई आकाजावा, इनको जाना था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनको जाके ट्रेड डील फाइनलाइज करवानी थी। भाई ने लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान कैंसिल कर दिया। $550 अरब का खेल था दोस्तों। जापान ने अमेरिका को यह बोला था कि तुम जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हो, तुम टैरिफ कम कर दो, हम एक काम करेंगे, इसके एवज में हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, हम $550 अरब अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप ने बोला ठीक है, लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप, फिर उसने बयानबाजी शुरू कर दी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालने शुरू कर दिए। ट्रंप ने दो बातें बोली। पहली बात ट्रंप ने यह बोली कि साहब ऐसा है कि हम डिसाइड करेंगे ये पैसा कहां पे डालना है, वी विल डिसाइड। और दूसरी चीज ट्रंप ने बोली कि 90% ऑफ द प्रॉफिट्स अमेरिका विल कीप, यानी कि 90% जो मुनाफा होगा वो अमेरिका का होगा, 10% जापान। यार ये कैसे हो सकता है? वो कह रहा है पैसे भी हम लगाएं, 90% मुनाफा भी तुम रखो। ये जो पूरी डील है दोस्तों, ये लगभग ऑब्सक्योर टाइप की है, अभी इसमें डिटेल्स सामने नहीं आई, लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। और झटका इसलिए है कि अब धीरे धीरे अमेरिका में रियलाइजेशन हो रहा है कि यार चलो भारत गलत है, चलो रूस गलत है, चलो चाइना गलत है, पूरी दुनिया गलत थोड़ा ना हो सकती है यार। सभी को प्रॉब्लम है ट्रंप से, कुछ ना कुछ तो होगा। अब ट्रंप ने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को यह विश्वास दिला दिया है कि देखो सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, सब तुमसे कुछ ना कुछ चाहते हैं और तुमको उसके एवज में कुछ देना नहीं चाहते। अब ये केस एंड पॉइंट देखिए ना जापान का। जापान कह रहा है कि हम $550 अरब इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप का लिटरली पलटवार है, वो तो जापानीज पैसे की चोरी है। ये आकीजावा ने मना कर दिया, करा मैं जाऊंगा ही नहीं, पहले क्लैरिटी तो दो, मैं जाके वहां पे करूंगा क्या। और सबको यही बात का डर है दोस्तों। मैं एक और बात आपको बताता हूं, ये देश क्यों मना कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई। रिसेंटली इट केम टू लाइट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड रिफ्यूज्ड टू टेक Donald Trump's phone calls at least 4 times. That is what a German newspaper said. और यहां पे आकीजावा जो है टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ऑफ जापान, वो कहता है मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया या आकीजावा ने ठेंगा दिखा दिया, नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि देश डरे हुए हैं। लोग कहते हैं यार ये आदमी बावला है, ये कुछ ही कैन से एनीथिंग एट ऑल, ही कैन से एनीथिंग एट ऑल। ये कभी भी कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कह देगा। अब मोदी जी फोन पे इससे बात करेंगे, ये कुछ भी बोल देगा, मेरी मोदी से बात हुई थी और मोदी ने बोला कि हाँ ठीक है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं और पूरा हमारा जो किसान हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ और अपना माल बेचो और जीएम क्रॉप्स हैं वो, ये कुछ भी बोलते हैं। अब लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर इससे बात करेंगे ये झूठ बोल देगा, तो बेस्ट थिंग इज इससे बात ही मत करो। एनीवे, जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ने यूएस से जाने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी, और डिप्लोमेटिकली मना करा है कि नहीं, अभी कुछ चीजें हैं, धुंधली हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी मिलेगी तो हम यूएस जाएंगे। ये सब बातें हो रही हैं और वहां पे उल्टा मोदी जी पहुंचे हुए टोक्यो, और टोक्यो में बैठे हुए मोदी जी बात कर रहे हैं पूरे ट्रेड का जो वहां पे एक इकोसिस्टम है जापान में, उससे बात कर रहे हैं।
और ये कह रहे हैं कि आप भारत में आके इन्वेस्ट करिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, देखिए ना, उल्टे हाथ का थप्पड़ होता है दोस्तों। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो गई। उसको कहते हैं उल्टे हाथ का थप्पड़। इन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए तो यही बोलेंगे। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका गलत है, लेकिन एक अंडरलाइंग मैसेज दो लोग, और शायद मोदी जी का मतलब था भी नहीं, लेकिन लोग जो इसको एनालाइज कर रहे हैं वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि यार इसका मतलब अमेरिका स्टेबल नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप और लोगों से ये कहते हैं कि आप लक्षद्वीप आइए, बहुत सुंदर जगह है, अपने देश की इतनी सुंदर जगह है, कम लोगों ने देखा है, आप आइए लक्षद्वीप। ये कहते हैं मालदीव्स को मिर्ची क्यों लगती है? उन्होंने तो मालदीव्स का नाम ही नहीं लिया। कहीं बोला कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप नहीं बोला, ही नहीं बोला कि लक्षद्वीप बहुत सुंदर है। वहां पे लोगों को आग लग गई बैठे बैठे मालदीव्स में। उसी प्रकार से टोक्यो में जब मोदी जी ये कहते हैं कि यहां पे स्टेबिलिटी है, वन विंडो क्लियरेंस से आप आइए, तो देखिए ना, दोनों खबरों को आप मिलाइए, दोनों खबरों को आप मिलाइए। ये ट्रेड नेगोशिएटर अकाजावा जो जाता है अमेरिका में इन्वेस्ट करवाने के लिए, जिसको जाना है, राइट, जिसको जाना है, पहले इनकी मीटिंग हो चुकी है, जिसको जाना है अमेरिका, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में। वो कहता है कि रुको, हम करेंगे लेकिन अभी रुको। और उसी वक्त, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। अब लोग ये भी पढ़ रहे हैं इसको कि भारत स्टेबल है इसलिए जो तुम अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तुम, और मोदी जी ने नहीं बोला, कहीं नहीं बोला कि तुम अमेरिका में मत करो, तुम भारत में। लेकिन लोग इसको ऐसे एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने जो मामला है वो इतना खराब कर दिया है दोस्तों कि अब इसको रिपेयर करना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। और सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार एक काम करो, ठीक है, अमेरिका डॉलर टर्म्स में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अमेरिका इज अ मैसिव मार्केट। लेकिन यार धंधा जो करना है अमेरिका के साथ, इतनी सर पे पिस्तौल रख के धंधा नहीं करना अपने को, तो चलो कहीं और देखते हैं। इंडिया ने भी यही करा। अब जापान कह रहा है कि हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों यहां पे दोस्तों गंगा थोड़ी सी उल्टा बहना शुरू हो गई है। जो जापान को पैसा लगाना था, जापान ये कह रहा है, निकी एशिया की रिपोर्ट है, विच इज अ जापान बेस्ड मीडिया प्लेटफॉर्म जो बिजनेस पे बड़ी जिसको कहते हैं कि एक नजर रखता है ग्लोबल बिजनेस पे। उसने बोला है कि $68 बिलियन, 68 अरब डॉलर जापान भारत में निवेश करेगा। $68 बिलियन। यहां पे बात चल रही है साहब सेमीकंडक्टर चिप्स की, यहां पे बात चल रही है बुलेट ट्रेन्स की, यहां पे और बिजनेस की बातें चल रही हैं। आपको पता है कि गुजरात में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट करी है मारुति सुजुकी की फैक्ट्री विच इज मेकिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो जापान के साथ भारत का जो रिश्ता है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है अभी। $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती दोस्तों। और जो लेगेसी सेमीकंडक्टर्स हैं, यानी कि पुराने सेमीकंडक्टर्स हैं, लेकिन काफी, देखिए वो जो चिप्स है ना, जो भारत और जापान की एक डील हो रही है जिसमें जापान ये कह रहा है कि हम पूरा प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करेंगे, आपको पूरी मदद करेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि यार ये तो पुराने टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं और ये तो नए वाले तो नहीं हैं चिप्स। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये नए वाले नहीं हैं, लेकिन जो पुराने वाले भी हैं वो भी आज की तारीख में काम आते हैं। तो इससे भारत को बहुत एक पुश मिलेगा और ये पूरे सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी जापान तैयार हो गया है भारत को देने के लिए। और जैसा कि मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी थी 4 दिन पहले कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंडिया विल स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन चिप्स। क्या ये टॉप ऑफ द लाइन चिप्स होंगे? क्या ये उस प्रकार के चिप्स होंगे जो एनवीडिया बनाता है? शायद नहीं, शायद नहीं। लेकिन दोस्तों विल गेट देयर। शुरुआत तो हो, शुरुआत तो हो। देखिए बात यह है कि इंडियन इक्विपमेंट पे इंडियन चिप्स लगने दीजिए आप, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और वो शुरुआत जो है वो शुरू हमने कर दी है। शुरुआत की शुरुआत हो गई है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो पूरा मामला है ना सेमीकंडक्टर चिप्स का, यहां पे एलसीडी स्क्रीन होते हैं, बैटरीज होती हैं, इन सब के लिए आपको चाहिए होता है। तो आज की तारीख में भी ऐसी चीजें हैं जिसमें रिक्वायरमेंट है और आगे भी रहेगी। तो एक तो वो, उसमें भारत अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी। वहां पे अडानी ग्रुप जो है वो BYD, एक चाइनीज कंपनी है BYD, मैं तो उनकी फैक्ट्री देख चुका हूं चाइना जाके, एंड दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट।
BYD जैसा स्केल किसी के पास नहीं है, टेस्ला के पास भी नहीं है, ठीक है। हाँ, टेस्ला की गाड़ियां BYD से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं, लेकिन जिस स्केल पे BYD करता है, टेस्ला डज नॉट डू इट। अब इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें इशू है अमेरिका को, क्योंकि अगर अडानी बैटरी की टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, अडानी ग्रुप वाले लेकर आते हैं भारत में और कहते हैं कि ठीक है हम BYD के साथ अपना टाइप कर रहे हैं, आज की तारीख में भी BYD की गाड़ियां भारत में बिक रही हैं, पर अगर टाइप हो जाता है, एक तो बैटरी टेक्नोलॉजी है जो लेकर आ रहे हैं जो कि BYD की काफी अच्छी है, फिर उसके बाद अगर ये कहते हैं कि जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में, लेट्स डू जॉइंट प्रोडक्शन, तो भारत का ही मार्केट इतना बड़ा है, इसमें खपत इतनी ज्यादा है कि इसका कोई दोस्तों अंत नहीं है। अब ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। क्या हमें चाइना पे निर्भर होना चाहिए? क्या चाइना का माल खरीदना चाहिए? मैंने खुद ही इस प्लेटफॉर्म में कई बार आपको बोल रखा है कि आई डोंट बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स, जबकि मेरी बिल्कुल खोपड़ी पे पिस्तौल ना हो कि साहब ये जो कैमरा है, कैमरा के बिना शूटिंग नहीं होगी। लेकिन ये भी मैं पास्ट में कर चुका हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन है, ये एप्पल का फोन है दोस्तों, एंड दिस इज अ फोन दैट इज मेड इन इंडिया। मैंने अपना फोन अपग्रेड नहीं करा, मैंने बोला जब भारत में बनेगा तब खरीदूंगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो भारत और चाइना की रीअलाइनमेंट हो रही है, उसमें सरकार को एक बात ये तो क्लियर हो गई, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में स्केल चाहिए, अभी मैन्युफैक्चरिंग से भारत में इतने जॉब्स या फिर इतना GDP में इजाफा नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। अभी लार्जली सर्विसेज इकोनॉमी है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग का स्केल चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं, ऐसा सरकार सोचती है कि आपको चाइना से बातचीत करनी पड़ेगी, आपको चाइना से सांठगांठ करनी पड़ेगी, आपको चाइना से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, तब वो स्केल में जो आप फैक्ट्रीज देखते हैं ना चाइना में, कि साहब यहां से लेकर अगले 50-100 किलोमीटर तक फैक्ट्री, मतलब आप गाड़ी देखिए, 1 घंटे से आपकी गाड़ी चल रही है, फैक्ट्रियां खत्म नहीं हो रही। वो जो चाइना का स्केल है, वो अगर आपको भारत में लाना है तो आपको चाइना से बातचीत करनी पड़ेगी और आपको चाइना से हाथ मिलाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है दोस्तों। ये प्लान आगे कैसे जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात क्लियर है कि दुनिया ने कहीं ना कहीं अब कमर कसना शुरू कर दिया है अमेरिका को जवाब देने के लिए। वो कैसे? यहां पे देखिए साहब, पुतिन बुरा है और शी जिनपिंग गंदा आदमी है और किम जोंग भी तो बहुत ही बुरा है और मोदी जी भी खराब है और सब खराब है। ये ट्रंप लगातार बोल रहा है। मोदी जी को कहता है कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर शाम को टैरिफ लगाता है, रात को बोलता है बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो आदमी बिल्कुल मुझे लगता है कि ऊपर वाला मामला उसका हिला हुआ है थोड़ा सा। लेकिन दोस्तों, चाइना में एक जबरदस्त परेड होती है, मिलिट्री परेड, और वहां पे शी जिनपिंग अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ उनके बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ उनके बैठे हैं किम जोंग उन। अब आप देखिए चाइना ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों, कि बहुत बड़ी परेड हो रही है और पुतिन को भी इनवाइट करा है और नॉर्थ कोरिया का जो हेड ऑफ स्टेट है उसको भी इनवाइट करा है। ये चाइना कर क्यों रहा है? ये पूरी जियोपॉलिटिकल जो हरकतें हो रही हैं दोस्तों, वो समझने की जरूरत है। We need to understand why this is happening, and the reason why it is happening is extremely simple. अगर आप इसको सोचेंगे, बहुत सरल है ये समझना कि ये सारा का सारा जो ड्रामा रचा जा रहा है क्यों। ट्रंप ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया। मैं डे वन से कह रहा हूं बाइडेन की पॉलिसी गलत थी, ट्रंप की पॉलिसी महागलत है। अगर आप ये चाहते हैं लड़ाई खत्म हो, मैं रशिया यूक्रेन की बात कर रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं कि रूस चाइना की गोद में ना बैठे या चाइना के साथ झप्पी ना करे, आपको रशिया के साथ डील करना पड़ेगा 1:1। आपको बातचीत करनी पड़ेगी रशिया से। रशिया इज अ प्राउड कंट्री, यू कांट ब्राउबीट रशिया, यू कांट बुली रशिया, नहीं हो सकता। आपने करके देख लिया, आपने सैंक्शन लगा के देख लिया, आपने बोला कि तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ, इतने सैंक्शन, पुतिन को अरेस्ट कर लेंगे, पुतिन कहीं बाहर नहीं जा सकता। रशियन कंपनीज, आपने उनका करीब पता नहीं 400-500 अरब डॉलर, पता नहीं कितने अरब डॉलर आपने उनके फ्रीज कर दिए फॉरेन अकाउंट में। आपने बोला कि स्विफ्ट के गैम्बिट से इनको बाहर कर दो। अच्छा, हुआ क्या उससे? हुआ क्या? जब आप एक दरवाजा बंद कर देते हैं, इंसान दूसरा दरवाजा खोज लेता है। वो दरवाजा अपना खोज लेगा यार। मैं आपको एक बात बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को, खासतौर से मैं डोनाल्ड ट्रंप की यहां पे दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं जो बात बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं एक लेवरेज होता है ना, आप लेवरेज इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज में, आप एक लेवरेज इस्तेमाल करते हैं। लेवरेज वैसा जैसे कि अगर मैंने आपसे लोन लिया है, माना कि मैंने आपसे 10 लाख रुपए का लोन पकड़ लिया, यानी कि आपका मेरे ऊपर लेवरेज है।
आप मुझे बोलेंगे कि मेजर साहब आप एक काम करिए, आप वो लोन की दुहाई नहीं देंगे मुझे, आप सिर्फ ये बोलेंगे मेजर साहब आप मेरा छोटा सा काम ये कर दीजिए, मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका मेरे ऊपर लेवरेज है, मैंने आपसे पैसे पकड़ रखे। क्या अमेरिका का लेवरेज है दूसरे देशों पर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये लोन का एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया था, किसी ने लोन नहीं ले रखा अमेरिका से, लेकिन एक लेवरेज है भारत के ऊपर। लेवरेज भारत के ऊपर ये लेवरेज है कि साहब भारत का इतना 80-85 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को होता है। देखिए बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया भर का, और भारतीय जो ट्रेडर्स हैं, भारतीय जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बड़ा फायदा होता है साहब। तो ये अमेरिका का लेवरेज है भारत के ऊपर। जापान के ऊपर लेवरेज है, चाइना के ऊपर लेवरेज है, सबके ऊपर लेवरेज है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप ने इस लेवरेज को ओवर एस्टिमेट कर लिया। आप समझ रहे हैं? ट्रंप ने इस लेवरेज को ओवर एस्टिमेट कर लिया। ट्रंप ने यह समझ लिया अपने दिली दिल में कि यार मैं तो कुछ भी करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये लोग मेरे साथ बिजनेस करते हैं, अमेरिका के साथ बिजनेस करते हैं। चाइना ने मना कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया, रशिया के तो पहले ही दरवाजे बंद थे, मान के चलिए रशिया ने मना कर दिया, ब्राजील ने मना कर दिया, साउथ अफ्रीका ने वापस धक्का दे दिया। इसने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को जलील करने की कोशिश करी थी व्हाइट हाउस में, वीडियो दिखा के कि ये देखो वहां पे गोरों को मार रहे हैं। इसने मना कर दिया, कह रहा है आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हो आप। अब दोस्तों जो सब मना कर रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो ट्रंप को मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक्चुअली डर के मारे इसके जो मंत्रिमंडल वाले हैं इसको भी सच नहीं बताते ट्रंप को। दे डोंट टेल हिम द ट्रूथ कि बॉस आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि अगर कोई इसको एडवाइस देगा, और मंत्रिमंडल के लोग जो होते हैं ना, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं भारत का आपको बताता हूं, डॉक्टर एस जयशंकर हैं या डोवाल साहब हैं, तो वो अपना फॉरेन अफेयर्स संभाल रहे हैं, ये अपना इंटेलिजेंस संभाल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये डोवाल साहब हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और यहां पे जयशंकर साहब हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर भारत के। वो अपने अपने डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, कोई फॉरेन अफेयर संभाल रहा है, कोई अपना इंटेलिजेंस संभाल रहे हैं। दे आर ऑल्सो एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर। जब प्रधानमंत्री जी को कोई राय चाहिए, कोई मशवरा चाहिए फॉरेन अफेयर्स के बारे में, तो वो बात करेंगे कि डॉक्टर जयशंकर साहब आप आइए, जरा मुझे आपसे बात करनी है, जरा मुझे गाइड करिए, एडवाइस करिए क्या है। तो दे आर ऑल्सो एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार से अगर कोई ऐसा काम होगा नेशनल सिक्योरिटी का, या कोई डिप्लोमेसी का मामला फंसा हुआ होगा, टेढ़ा मामला, तो डोवाल साहब को बुलाया कि डोवाल साहब आप बताइए आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए। सिमिलरली अगर आर्म्ड फोर्सेस का मामला है तो प्रधानमंत्री फिर सीडीएस को बुलाएंगे और डिफेंस मिनिस्टर को बुलाएंगे, और ये फिर बन जाते हैं एडवाइजर प्रधानमंत्री के। ट्रंप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो पता नहीं कितने लायक लोग हैं इसकी कैबिनेट में, सुनता भी नहीं उनकी। दोस्तों मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ चीज बताना चाहता हूं। एक मुझे ऐसा पक्का यकीन है कि जब टैरिफ लगते हैं किसी भी देश पे, ट्रंप टैरिफ लगाता है किसी भी देश पे, जब हमें पता लगता है कि हमारे ऊपर टैरिफ लग चुके हैं, तभी उसकी कैबिनेट मेंबर्स को भी पता लगता है कि टैरिफ लग चुके हैं। क्योंकि व्हाइट हाउस में तो रोज आप देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है ट्रंप, डेली मीडिया के सामने जा रहा है ट्रंप, ईच एंड एवरी सिंगल डे ही इज इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। कभी कोई ऐसी बात आपने सुनी कि कोई उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई है और क्लोज डोर मीटिंग हुई है कि कैसे क्या लगाना है, क्या करना है, क्यों करना है? ये सवेरे उठता है बिस्तरे से, ट्रूथ सोशल पे एक डाला है, इस कंट्री पे इतना, इस कंट्री पे इतना। तो ही डज नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ हिज एडवाइजर्स, एंड आई डू नॉट नो हाउ ग्रेट हिज एडवाइजर्स आर, आई एम नॉट अवेयर। यहां पे दोस्तों आप देखिए खबर यह है कि रिचर्ड वुल्फ है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, इसने बोला है कि यू आर एक्टिंग लाइक द वर्ल्ड्स टफ गाय, बट एक्चुअली यू आर शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। आप क्या कर रहे हैं? आप ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं। इसने समझाने की कोशिश करी, और ये बड़ा रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट है, इसने समझाने की कोशिश करी कि ट्रंप आप जो सोच रहे हो ना कि हम इंडिया पे प्रेशर डालेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी जापान में बैठे हैं, वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। इसके बाद मोदी जी इमीडिएटली इसके बाद चाइना जा रहे हैं। किस पे प्रेशर आ रहा है? हां कुछ शॉर्ट टर्म प्रेशर है, शॉर्ट टर्म प्रेशर जरूर है। हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो शॉर्ट टर्म में उसको शॉक लगेगा, लेकिन फिर रिस्पॉन्स क्या होगा कि ठीक है साहब आपने टैरिफ के बैरियर्स बढ़ा दिए, लेट्स लुक एट अफ्रीका, लेट्स लुक एट साउथ अमेरिका, लेट्स लुक एट यूरोप, लेट्स लुक एट एशिया। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक मार्केट नहीं है, लेट्स लुक एट कनाडा, फिर
40 देशों के साथ दोस्तों, कल ही मैंने कवर करा था द चाणक्य डायलॉग्स में, 40 देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है अग्रीमेंट्स की, 40 देशों के साथ। और आप देख लेना दिसंबर से पहले आपको काफी चीजें निपटती हुई दिखेंगी, क्योंकि एम्बेसीज को एक्टिवेट कर दिया, और आज से नहीं, काफी पहले से। यू विल सी थिंग्स कमिंग टू फ्रूएशन वेरी सून। यहां पे माइकल कुगलमैन है। माइकल कुगलमैन ने हमारी जो मैगजीन थी, फर्स्ट एडिशन जो था, उसमें द चाणक्य डायरीज में माइकल कुगलमैन का आर्टिकल है। आप लोग जाके उनका आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं। ये साउथ एशिया सेंटर है एक, उसमें है ये माइकल कुगलमैन। माइकल कुगलमैन का ये कहना है कि कोई नॉन वेस्टर्न लीडर नहीं है पूरी दुनिया में जिसने इस वॉर को कंडेम करा हो। पुतिन सामने बैठा है, मोदी जी कहते हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लड़ाई मत लड़िए। और आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो उसने बोला कि देखिए, अमेरिका से जो इनके थिंक टैंक्स हैं, जो इनका मीडिया, धीरे धीरे ट्रंप को यह बता रहा है कि देखो इससे कोई फायदा नहीं है जो तुम कर रहे हो, इससे अमेरिका को नुकसान है। अगर तुम सिर्फ ये चाहते कि भारत को नुकसान हो तो हमें एक बात समझ में आ जाती कि तुम किसी और देश को नुकसान पहुंचा रहे हो। अरे बेवकूफ, यू आर शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। ये देखिए साहब, ये जो है ना रिचर्ड वुल्फ, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जैसे ब्रिक्स है, और ट्रंप को ब्रिक्स से बड़ा एतराज है। ब्रिक्स के बारे में कह चुका है कि ब्रिक्स डॉलर के खिलाफ है, अपनी करेंसी लाने की कोशिश कर रहा है, ये लोग बुरे लोग हैं और ब्रिक्स हमारा दुश्मन है, ये सब ट्रंप बोल चुका है। अगर ब्रिक्स तुम्हारा दुश्मन है तो तुम अपने दुश्मन को मजबूत क्यों कर रहे हो? इसने क्या करा कि इसने रशिया को उल्टा सीधा, चाइना को उल्टा सीधा, भारत को उल्टा सीधा, ब्राजील को उल्टा सीधा, साउथ अफ्रीका को उल्टा सीधा, सबको बोला, इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज करी। इससे हुआ क्या? ब्रिक्स मजबूत हो गया। यही तो कह रहा है वो जो वुल्फ है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग कि अगर तुम्हारा दुश्मन है, अगर तुम ये कहते हो कि ब्रिक्स के देश अमेरिका के दुश्मन हैं, तो उनको तुम मिला क्यों रहे हो आपस में? ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि आज की तारीख में मोदी जी जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए तियानजिन, और वहां पे मीटिंग करेंगे मोदी जी, और वहां पे शी जिनपिंग के साथ उनका बायलैटरल है। भाई ब्रिक्स में तो इंडिया भी है, ब्रिक्स में चाइना भी है और रशिया भी है, वहां पे पुतिन भी आने वाला है। ये कैसी स्ट्रैटेजी है तुम्हारी यार, कि जिसको तुम दुश्मन कह रहे हो तुमने इनको एकजुट कर दिया? उसने ये बोला कि भारत के रिश्ते जब चीन से खराब हुए थे गलवान के बाद, तो तुम्हें ऐसा, देखिए एक माइंडसेट होता है, जियोपॉलिटिकल माइंडसेट, और ये बात ये वुल्फ ने बोली नहीं है ऐसे डायरेक्टली, बट आप समझ रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहा है। मैं कॉन्टेक्स्ट रीड कर रहा हूं, उनके वर्ड्स रीड नहीं कर रहा। वुल्फ ने ये बोला कि देखिए साहब, सीधी बात है, उसने मतलब जो कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, नॉट दैट कि स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसा बोला है कि साहब भारत के रिश्ते खराब हो गए चाइना के साथ गलवान के बाद। भारत ने ऐप बैन कर दिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद कर दी, ट्रेड हिट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, 10 चीजें हो गई। क्या अमेरिका को दिमाग इस्तेमाल करके इस दरार का फायदा नहीं उठाना चाहिए था? क्या अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भारत सुनो, तुम अगर वेपन खरीद रहे हो ना, हम तुम्हें फैंटास्टिक डील देंगे, तुम मत करो, हम तुम्हें अच्छी डील, अच्छे प्राइस पॉइंट पे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हम तुम्हें वेपन देंगे, तुम रशिया से वेपन मत खरीदो। तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो ना, चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम रशिया से तेल खरीद लो, इतना मत खरीदो, हम तुम्हें कुछ और तेल दिलवाएंगे इसी प्राइस पॉइंट पे कहीं और से। तो तुम अगर रशिया से 100 बैरल खरीद रहे हो, तुम उसको 50 कर दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे होता है बातचीत करके। यू कांट इंसल्ट इंडिया बाय सेइंग कि इट्स अ डेड इकोनॉमी एंड यू कैन गो टू द बॉटम विद योर डेड इकोनॉमी। ये बकवास करने से कुछ नहीं होता भाई, तुम जो कर लो। आज की तारीख में ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से वो ब्रिक्स जिसको ट्रंप अमेरिका का दुश्मन कह रहा था, उस ब्रिक्स को जितना मजबूत डोनाल्ड ट्रंप ने करा है दोस्तों, और कोई कर ही नहीं पाया। मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन वगैरह ये ब्रिक्स को कभी इतना मजबूत नहीं कर पाते जितना अकेले डोनाल्ड ट्रंप ने बकवास करके सोशल मीडिया पे इनको बिल्कुल स्ट्रांग कर दिया। दोस्तों, मैं आपसे कल फिर मिलूंगा और कल मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी का जापान का पूरा दौरा कैसा गया, और मोदी जी जाएंगे तियानजिन, वहां पे मीटिंग होगी बड़े बड़े लीडर्स के साथ। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो एससीओ के मेंबर्स हैं उसमें और ब्रिक्स में कॉमनैलिटी है, उसमें और ब्रिक्स में कॉमनैलिटी, आप देख लीजिएगा।
ये फ्यूजन चलने वाला है। मैं आज आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं, ये फ्यूजन चलने वाला है और ये अगले 48 घंटे में ये फ्यूजन आप देखेंगे तियानजिन में। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओपन कॉलर देखिए, कोई टाई नहीं पहना, ना हम ना हमारे गेस्ट। थोड़ी सी डिसिप्लिन हटी है जो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है सर। एक चीज मुझे बहुत पसंद आई जी, कम से कम टाई लगानी नहीं पड़ रही है। ये ठीक है सर, क्योंकि ओपन कॉलर में सर आप खुल के बात कर सकते हैं। आपका डर ये है कि HL इसको कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एयरफोर्स का भी डर है सर, मेरा नहीं है। नहीं, ये आपका डर, मेरा डर और एयरफोर्स का डर और एयरफोर्स के चीफ का डर, जो कई बार वो कह चुके हैं। और इंजन आपको ऐसा रखना है जो पावरफुल हो मगर हल्का हो। अगर इंजन पावरफुल होता है तो उसको वजन बढ़ता जाता है, हल्का भी रखना है, पावरफुल भी रखना है, तो ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी बन जाती है। ये हर स्टेप पे कॉन्ट्रडिक्शन है सर। कॉन्ट्रडिक्शन है, पावरफुल भी हो, हल्का भी हो, तेज भी चले, दिखे भी ना, दिखे भी नहीं। हाँ। ये क्या? यही है, जैसे एक बच्चे के पास 30 ही रुपए हैं और क्या 42 दे दो, अब उसे 42 नहीं 50 कैसे मांगे? तो बेसिकली ये ठीक है सर, ये ठीक है।